हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में देखने वाले हैं, जिसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। और इस रोटेशनल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एनर्जी लेवल ऑफ रिगिड रोटेटर। मतलब जो रिगिड रोटेटर है उनका एनर्जी लेवल किस प्रकार से होता है। तो ये नोट्स आपको पूरा लिखना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट और इजी सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर के और भी काफी सारे वीडियोस बन चुके हैं चैनल में, जो कि आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रम का आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगी। डेफिनेशन बताने के बाद 3 से 4 पॉइंट हम इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम एनर्जी लेवल स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन बताने से पहले हम लोग इसे स्ट्रक्चर के थ्रू, छोटे से स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता क्या है। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल लिया हुआ है, कोई अणु हम लोगों ने लिया हुआ है, जैसे कि एचसीएल मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिया हुआ है इस रोटेशनल स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। अब आपको पता है कि जो एचसीएल होते हैं वो 2 एटम से मिलकर के बने होते हैं। मतलब जो एचसीएल हमारा जो अणु है वो 2 परमाणु से मिलकर के, 2 एटम से मिलकर के बना होता है। पहला तो ये H और दूसरा Cl। अब देखिए, आपको पता है कि ये जो Cl है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ये आसानी से आकर्षित कर लेते हैं, जिससे इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब हाइड्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि ये डाइपोल मोमेंट प्रदर्शित कर रहा है, मतलब जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण भी कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट ये एचसीएल का मॉलिक्यूल दर्शा रहे हैं। और जो मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं, जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे कि एचसीएल, वही रोटेशनल स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया, हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ समझ रहे हैं। उसके लिए मैंने कोई मॉलिक्यूल लिया हुआ है HCl। तो हमें पता है HCl 2 एटम से मिलकर के बना होता है, H और Cl। तो Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए जो Cl है उसमें निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल मोमेंट प्रदर्शित करना जरूरी है। जब तक कोई मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इस तरीके से प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब तक वो मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखा सकते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट का होना जरूरी है। आगे हम जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो आप इसे और अच्छे से समझ जाओगे। तो ये तो हमें पता चल गया, हमने जो मॉलिक्यूल लिया हुआ है HCl वो परफेक्ट है समझने के लिए कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए ये जो HCl के ये जो हमारा HCl मॉलिक्यूल है उसके 2 एटम है H और Cl, वो रोटेट कर रहे हैं। मतलब रोटेट कर रहे हैं मतलब अपनी जगह पे ये घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल रोटेट होते हैं, जो कि डाइपोल मोमेंट दिखा रहे हैं, जो कि द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल है जब रोटेट होते हैं तो इनके रोटेट होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जब ये मॉलिक्यूल रोटेट होते हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब अगर हम इस रोटेट होते हुए मॉलिक्यूल के ऊपर कोई रेडिएशन डालते हैं, रेडिएशन यहाँ पे देखिए, ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब हम इसके ऊपर कोई रेडिएशन डालते हैं तो क्या होगा, जैसे हम इसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो ये जो रेडिएशन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है इनके रोटेट होने से, उनके बीच जो है वो इंट्रैक्शन होता है। मतलब उनके बीच जो है वो क्रिया होता है, जिसे हम इंट्रैक्शन कहते हैं। और उस इंट्रैक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। रेडिएशन जब इसके ऊपर टकराते हैं, इस रोटेट होते हुए मॉलिक्यूल के ऊपर टकराते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। रेडिएशन यहाँ पे जब हम डालते हैं, दोनों के बीच जो है वो इंटरेक्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये रेडिएशन को ये मॉलिक्यूल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या तो फिर उत्सर्जित कर लेते हैं। मतलब या तो फिर वो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं या तो फिर उसका इमिशन कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहा जाता है या घूर्णन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। समझ आया आप लोगों को? जब कोई मॉलिक्यूल रोटेट होते हैं जो डाइपोल मोमेंट प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि इस तरीके से, तो उनके घूर्णन से या उनके रोटेशनल से एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। जब हम कोई रेडिएशन डालते हैं, दोनों के बीच इंट्रैक्शन होता है,
मॉलिक्यूल इस रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्पेक्ट्रम देते हैं जिसे हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्लियर हुआ आपको? तो चलिए डेफिनेशन में आप और एक बार अच्छे से देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिन मॉलिक्यूल का स्थायी डाइपोल मोमेंट होता है, तो देखिए ये टर्म आपको लिखना जरूरी है, ये जो लाइन है आपको लिखना जरूरी है अगर आप रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ बता रहे हो। देखिए जब तक डाइपोल मोमेंट प्रदर्शित नहीं करेगा कोई मॉलिक्यूल, तब तक रोटेशनल स्पेक्ट्रम वो नहीं दिखा सकते हैं। तो जो भी अणु आप ले रहे हो, जो भी मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, वो जो है वो द्विध्रुव, उनका द्विध्रुव आघूर्ण होना जरूरी है, मतलब उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना जरूरी। जैसे कि HCl का मैंने बताया, Cl पर निगेटिव चार्ज है, H पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस टाइप का मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। उन मॉलिक्यूल के रोटेशन से, घूर्णन से इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है जो माइक्रोवेव रेडिएशन या सूक्ष्म तरंगी विकिरणों से इंटरेक्ट करता है। जो कि मैंने बताया, रेडिएशन डालते हैं, फिर क्या होता है, उनके बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। मैंने देखिए यहाँ पे या लिखा, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या तो फिर उसका इमेजन कर सकते हैं, मतलब उत्सर्जन कर सकते हैं, और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो पूरा डायग्राम के जैसे ही है डेफिनेशन आपका, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया था सेम एज इट इज है। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल के रोटेशन से प्राप्त स्पेक्ट्रम को ही रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कोई डाउट है गाइस? बहुत इजी है। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को यह बताऊंगी, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है या तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए या तो फिर हिंदी में ही लिख लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप ब्रैकेट में भी लिखोगे, इंग्लिश में भी लिखोगे तो उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, नोट्स आपका लंबा बनेगा। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हो तो इंग्लिश में लिखो, और अगर हिंदी में अच्छा लगता है तो हिंदी में लिखो, लेकिन दोनों को एक साथ मत लिखना। मैं आप लोगों को कई बार कुछ टर्म समझ नहीं आते इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को, तो ये सब मैं उनको बताने के लिए लिख रही हूँ। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसी को लिखो। मतलब मेरा कहना यही है कि डेफिनेशन 3 से 4 लाइन में कंप्लीट होना चाहिए। ये मेरा इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन इसलिए बना है क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखती हूँ। अब चलिए आगे देखिए, जिन मॉलिक्यूल का स्थायी मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं। अब यही क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट टाइप में आपको पूछते हैं कि क्या कारण है कि O2, H2, Cl2 रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखाते हैं। ऐसा बहुत बार शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर ये है O2, H2, Cl2 इसलिए रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि HCl, CH3, Cl डाइपोल मोमेंट दिखाते हैं, इसलिए ये सभी रोटेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं, जबकि ये सभी रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो टर्म है आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसे आपको इंक्लूड करना है अगर आप इसका आंसर लिखते हो। जब तक आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे आपका रोटेशन कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर हुआ आपको? तो ये क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन था रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एकदम क्लियर हुआ आपको इसका डेफिनेशन और डायग्राम। अब चलिए हम लोग रिगिड रोटेटर के एनर्जी लेवल के बारे में देखते हैं। दृढ़ रोटेटर के ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल ऑफ रिगिड रोटेटर। तो यहाँ पे एक टर्म आप लोगों को, नया टर्म आप लोगों को दिख रहा है, रिगिड रोटेटर, दृढ़ रोटेटर या रिगिड रोटेटर। तो आखिर ये रिगिड रोटेटर होता क्या है? मान लीजिए हमारे पास कोई 2 एटम है। अब देखिए ये ऐसा ही है जो मैंने आप लोगों को बताया था, 2 एटम इस तरह से, तो ये इसी तरीके से है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई 2 एटम लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको टर्म बताऊंगी कि रिगिड रोटेटर इसके लिए क्यों यूज किया गया है। तो इसके लिए रिगिड रोटेटर टर्म इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब ये रोटेट होते हैं, यहाँ पे जो 2 एटम जब गोल गोल घूमते हैं, रोटेट होते हैं, तो इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो एज इट इज रहता है। मतलब ये वाइब्रेट नहीं होते। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ना जो वाइब्रेट हो कर रोटेट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब अगर मान लो इसके बीच का जो डिस्टेंस r है तो वो r ही रहेगा, वो कम नहीं रहेगा चाहे कितना भी रोटेट क्यों ना करे। इसलिए हम इसे दृढ़ रोटेटर बोलते हैं। मतलब ये ऐसा रोटेटर है जो कि रिगिड है, जो कि अपने मतलब वो वाइब्रेट नहीं करते हैं, उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि हम इसे रिगिड रोटेटर क्यों कहते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोनों एटम के नाभिकों के बीच की दूरी r है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 2 एटम लिया हुआ है, तो इनका जो भार है
वो आपका M1 और M2 है। सेम यहाँ लिखा हुआ है मैंने, यह दो M1 M2 भार वाले 2 एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना होता है। 2 एटम है, 2 एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना है। दोनों एटम का जो भार है, एक का भार M1 है, दूसरे का भार M2 है। अब दोनों जो मॉलिक्यूल है उनके नाभिकों के बीच की दूरी, मतलब ये सेंटर पॉइंट से लेकर के इसके सेंटर पॉइंट तक दोनों के बीच की दूरी R है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। और ये जो आप लोगों को C दिख रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर आप उसे एकदम रोटेट करते, जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इसे गोल गोल घुमाऊं तो यहाँ पे कोई ना कोई मेरा एक पॉइंट ऐसे होगा जो कि फिक्स रहेगा, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। मतलब अगर हम उस पॉइंट को किसी के ऊपर रख दे तो मतलब वो पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होता है, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसका वेट कितना है और इसका वेट कितना। जरूरी नहीं कि हमेशा ये बीच में ही रहे, कभी ये इस तरफ हो सकता है, कभी ये इस तरफ हो सकता है। इनके एटम के जो भार है उस पर ये डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग C मान के रखे हुए हैं। अब ये जो आपका M1 से C की जो बीच की दूरी है, इनकी बीच की दूरी जो है वो R1 है, और C से M2 के बीच की दूरी जो है वो R2 है। तो हम अपन ये कह सकते हैं कि M1 और M2 के बीच की दूरी R है, तो R इक्वल क्या हुआ, R1 प्लस R2, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, इतना R1 और इतना R2। तो दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, R इक्वल R1 प्लस M2, मतलब M1 और M2 के बीच की दूरी R है और R इक्वल R1 प्लस R2 होगा। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है M1 से C, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी R1 तथा M2 से C की दूरी R2 होगा। क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसलिए दोनों का वैल्यू जो है वो इक्वल होगा, मतलब M1 R1 इक्वल M2 R2 होगा। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मतलब जड़त्व आघूर्ण, जिसे हम लोग I करके दर्शाते हैं। तो I इक्वल क्या होगा, M1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 स्क्वायर। मतलब ये जो आप लोगों ने M1 R1 लिखा हुआ है, तो ये R में आप लोगों को दोनों तरफ स्क्वायर लगाना है, और यहाँ पे जो इक्वल का साइन है इसे प्लस करना है। मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है इस मॉलिक्यूल के लिए, तो इसे हम लोग I से दर्शाएंगे और इसके इक्वल ये होगा। ये आपका समीकरण 2 हुआ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि R1 स्क्वायर है तो इसे हम लोग R1 इंटू R1 लिख सकते हैं। 2 R1 है तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे M1 R1 इंटू R1 प्लस M2 R2 इंटू R2। अब क्या करेंगे, यहाँ से R1 को निकाल देंगे और ये आपका हो जाएगा M1 R1 इंटू R1 प्लस M2 R2 इंटू R2। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, R1 को ब्रैकेट से बाहर निकाला हुआ है। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं M1 R1 इक्वल M2 R2 होता है, तो हम लोग M1 R1 इसके जगह M2 R2 लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये R1 और M2 R2 की जगह हम लोग M1 R1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है, इंटू R2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में देख रहे हैं, दोनों में R1 R2 है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, और ये कॉमन निकलने के बाद हो जाएगा आपका R2 इंटू R1 M2 प्लस M1। ये आपका हो गया समीकरण 3। अब आगे देखिए, हम जानते हैं कि R इक्वल R1 प्लस R2 होता है, क्योंकि डायग्राम में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि R इक्वल क्या होता है, R इक्वल होता है R1 प्लस R2। तो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि R इक्वल R1 प्लस R2 होता है, समीकरण 4, और R2 इक्वल होता है R माइनस R1। हम लोग क्या किए हैं, R2 को इधर ले आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस R1। ये आपका समीकरण 5 हो गया। अब देखिए आगे समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 हमारा क्या था, M1 R1 इक्वल M2 R2 था। तो समीकरण 1 और समीकरण 5, मतलब समीकरण 5 मतलब ये। तो समीकरण 1 में जो है वो मैं आप लोग को यहाँ पे पहले बता देती हूँ क्या है, M1 इंटू R1 इक्वल M2 इंटू R2। ये तो आप सभी जानते ही हो। अब हम समीकरण 5 में देखते हैं, R2 इक्वल R माइनस R1 है, तो R2 की जगह हम लोग ये रख दे R माइनस R1, तो हम लोग R2 की जगह ये रख दिए हैं। अब इसे सॉल्व कर लो, ब्रैकेट हटा दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा M2 इंटू R माइनस M2 इंटू R1, और ये तो एज इट इज रहेगा। अब क्या करोगे, ये जो M2 R1 है उसको हम लोग इस तरफ लाते हैं, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R1 इक्वल M2 R। अब यहाँ से हम लोग R1 को कॉमन निकाल लेते हैं, R1 यहाँ से कॉमन निकला, M1 प्लस M2 इक्वल M2 R। अब R1 इक्वल ये M1 प्लस M2 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो पहले ये इंटू है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये
अपॉन में हो जाएगा M2R अपॉन M1 प्लस M2, समीकरण 6। इसी प्रकार R1 का वैल्यू इतना है तो R2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, M1R अपॉन M1 प्लस M2, समीकरण 7। R1 व R2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था हमारा, ये था R2 इंटू R1 M2 प्लस M1। तो इस पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये जो समीकरण 3 है उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, I इक्वल R2 R1, इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं ताकि आपको इजी हो। ये हमारा था समीकरण 3। अब हम लोग इसमें R1 और R2 का वैल्यू रखते हैं। तो R2 और R1 का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, ये जो है ना R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए। ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू में है तो ये। अब देखिए क्या होगा, ये आपका बन गया समीकरण 8। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। M1R इंटू M2R करोगे क्या होगा, M1 इंटू M2R कॉमन निकल जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा और नीचे बचा ये। तो ये हुआ आपका समीकरण 9। और इतने के इक्वल हम लोग म्यू लिख सकते हैं, M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल हम लोग म्यू लिख सकते हैं, और इसके इक्वल इंटू R स्क्वायर। तो ये हुआ आपका I इक्वल म्यू R स्क्वायर। तो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को रोटेशनल स्पेक्ट्रम के समीकरण 10 को प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ कीजिए I इक्वल म्यू R स्क्वायर होता है, कैसे बताइए। तो ये आपको पूरा लिखना होगा। तो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा मेन टॉपिक का हमारा नाम क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर। तो हमें इस रिजिड रोटेटर का एनर्जी लेवल दिखाना है, तो मेन हमारा यही है। तो जहां तक एग्जाम में पूछा जाएगा वहां तक आपको लिखना है। अगर यहां तक पूछा जाएगा तो आप यहीं पर तक लिख करके आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपको इसका एनर्जी लेवल पूछा जाएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, EJ इक्वल H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC J प्लस 1 सेंटीमीटर माइनस 1। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें एनर्जी लेवल निकालने में काफी ज्यादा इजी होने वाला है। हालांकि आपके बुक में इसे भी पूरा प्रूव किया गया है, ये जो डेरिवेशन है उसको भी पूरा हल करके बताया गया है, लेकिन हमारे एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है कि हम इस इक्वेशन मतलब इस फॉर्मूला को भी पूरा प्रूव करें। अगर आप यहाँ तक निकाल लिए हो, I इक्वल म्यू R स्क्वायर तक निकाल लिए हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको एनर्जी लेवल बताना है, क्योंकि एनर्जी लेवल निकालने के लिए यही फॉर्मूला हमारा मेन है। तो इसमें देखिए EJ एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन J, ये एक रोटेशनल टर्म है। यहाँ पे जो J है उसका वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। C में आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, जिसका वैल्यू इतना होता है। I आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कुछ समय पहले हम लोगों ने I का वैल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है, देखिए I इक्वल म्यू R स्क्वायर। J रोटेशनल क्वांटम है, जिसे आप घूर्णन क्वांटम भी लिख सकते हो, ये सबको आप हिंदी में लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व आघूर्ण। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे इतना अगर आपको नहीं लिखना है, क्लियर हुआ, ये जो H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC ये इतना आपको नहीं लिखना है, तो इसके बदले आप डायरेक्ट B करके लिख सकते हो, क्योंकि B इक्वल इतना होता है। तो डायरेक्ट हम लोग B करके लिखे, और B कुछ नहीं है, बस इसके जगह हम लोग B करके लिखे, ताकि इतना लंबा चौड़ा हमको मत लिखना पड़े। क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे J के जगह पे, क्योंकि मैंने कहा था कि J के जगह हम लोग ये सारे वैल्यू रख सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एनर्जी लेवल बनते जाएगा। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, मान लीजिए 0, यहाँ पे देखिए J का वैल्यू 0, EJ का वैल्यू जो भी आएगा हमारा, तो J का वैल्यू मान लो मैं 0 रख देती हूँ, तो E0 इक्वल B इंटू 0। अब J का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1, तो पूरा का आंसर क्या आएगा, 0। तो सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर हम लोग J का वैल्यू 0 रखते हैं तो आंसर हमारा 0 आएगा। मान लो G का वैल्यू मैं 1 रखूं, 1 रखूं, तो मेरा आंसर 2 भी आएगा। देख लो करके आप। मान लो J इक्वल 1 हुआ, तो क्या हुआ आप देख लीजिए, इसे J की जगह 1 रखिए पूरा, तो क्या आएगा आपका आंसर 2 भी। अब J की जगह, तो J की जगह 2 रखने पर आंसर क्या आएगा, 6 भी। आप सॉल्व कर सकते हो ये सब चीज को। तो उसी तरीके से हम लोग ये एनर्जी लेवल को दिखाते जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपने J का वैल्यू क्या रखा है। जैसे जैसे J का वैल्यू बढ़ते जाएगा, EJ का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। यही क्या है,
रोटेशनल स्पेक्ट्रम का जो रिगिड रोटेटर है उसका एनर्जी लेवल है। अतः J इक्वल 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखते हैं हम लोग तो क्रमशः 12B, 20B, 30B, 42B एनर्जी लेवल प्राप्त होते हैं और यही आपका आंसर है और यही आपको एनर्जी लेवल दिखाना है। तो क्लियर हो गया इस आज का टॉपिक। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग और भी स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आपके चैप्टर में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम वगैरह है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।